हेलो दोस्तों, तो PYQ से क्वेश्चन हर एग्जाम्स में और BPSC में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ये तो आप सब जानते होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल नूर BPSC क्लासेस। ओके, इसमें PYQ आती है क्वेश्चंस, वो भी BPSC की। देखो BPSC की एडिटोरिया बुक के सारे PYQ के क्लासेस हैं 20 ईयर, देखिए नवीनतम संस्करण है, और इसी में मैं सारे क्लासेस अपलोड करती हूँ। जिसने मेरी पिछली क्लास नहीं देखा वो जाके देख लो, वो भी देखो बिल्कुल टॉपिक वाइज। देखो ये सारे टॉपिक्स मैंने सारा कंप्लीट करा दिया। ये विश्व भूगोल, अर्थव्यवस्था में अभी हम लोग चल रहे हैं, और ये देखो 218 क्वेश्चन पूछ चुका है 20 सालों में, जिसमें मैंने 190 क्वेश्चन करवा दिया है। आज अर्थव्यवस्था की लास्ट क्लास है, और लास्ट क्लास के साथ साथ ही फिर हम लोग कल से शुरू करेंगे विज्ञान। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का भी वेटेज अच्छा खासा है। तो आप PYQ की इम्पोर्टेंस इतना जान लो कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इसकी बिल्कुल मत करो, लाइन से पढ़ो और आखिरी तक बने रहो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो ये सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोग एक बार नज़र दोहराओ तो देखो कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने कितने बिहार विषय से कौन कौन से टॉपिक से आते हैं आप लोग देख सकते हैं। यहाँ देखो, ये देख सकते हैं, देखिए ये कौन से टॉपिक है। देखो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से देखो 71वीं BPSC में इस तरीके से क्वेश्चंस आए थे। तो हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और इसकी इम्पोर्टेंस को समझना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये देखो 190 क्वेश्चन नंबर तक मैंने पिछली क्लास में कंप्लीट करवा दिया है, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 191 और क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो पिछले क्लास को ये क्वेश्चन था, तो ये LAF का फुल फॉर्म, LAF का LILF का था, तो इसका फुल फॉर्म देख लेना एक बार, ठीक है, डाल लेना। ठीक, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस मतलब आ सकते हैं, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 191। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल प्रयोग की लाइन पर आधारित थे, तो वो किस चीज़ पे आधारित थे, तो वो थे चाइनीज़, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये देखो इसका फुल फॉर्म क्या है, सेज का, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना। ठीक है, एक ऐसा विविध क्षेत्र है जो होता है जहाँ व्यापार कानून देश के बाकी हिस्सों से अलग होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य व्यापार संतुलन बढ़ाना, रोजगार सृजन करना, निर्यात वृद्धि आदि होते हैं। यह मॉडल चीन में काफ़ी सफल रहा है, क्योंकि इसके द्वारा चीन ने अपनी निर्यात की मात्रा एवं क्षेत्र का विस्तार कर आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश बन चुका है। ओके, बना है। अब 192 में आते हैं। विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ, तो सम्मिलित कब हुआ था, व्यापार संगठन में, यानी इससे पहले नहीं था, तो वो 1995 में, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। ये देखो इसके ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, WTO और गेट, इसे कभी भी स्किप मत करना, इसे याद कर लो। तो देखो जो WTO 1 जनवरी 1995 का सदस्य बना, भारत जो है इसका कब सदस्य बना, 1995 में, जबकि 8 जुलाई 1948 को ही जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड का सदस्य बन चुका था। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 193। 193 क्या कर रहा है, संशोधित मूल्य वर्धित कर, यानी मोडवेट संबंधित है, तो वो किससे है, ऑप्शन नंबर ए उत्पाद कर से, ठीक है, उत्पाद टैक्स से। मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स इसका फुल फॉर्म है, इसे भूलना नहीं है, एकदम याद रखना है। जो वैट यानी वैट प्रणाली संशोधित संस्करण है, यानी पहले वैट था, फिर उसके बाद मोड वैट हो गया। ओके, मोड वैट को वर्ष 1986 से भारतीय कर प्रणाली में शामिल किया गया है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 194। नेफेड है एक, देखो कितना जो फुल फॉर्म से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो नेफेड एक सहकारी संगठन है, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। और देखो इसके बारे में देखते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सरकारी विपणन संघ, ठीक है। अब देखो कृषि मंत्रालय के तहत कृषि उपज के विपणन के लिए सहकारी समिति है, ठीक है, इसका संबंध कृषि से है, ठीक है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में हुआ था, ठीक है, और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है।
अब 195 कह रहे हैं आय की असमानता मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए गिनी लॉरेंज अनुपात के द्वारा। ओके, अब हम आते हैं 196 तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने समस्या का सामना किया, तो किस चीज़ का? तो मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। अब देखो ये 2018 का क्वेश्चन है, उस टाइम CDPO क्वेश्चन होता था, ठीक है। तो ये देखते हैं। अब 197 में आते हैं, भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है? तो ये है फ्री फ्लोट, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। ये भारत में आर्थिक सुधार प्रक्रिया के तहत 1992 और 93 के बजट में रुपये के आंशिक परिवर्तन घोषित की गई थी। 1 मार्च 1992 से भारतीय रुपया आंशिक रूप से परिवर्तनीय हो गया, ठीक है। मतलब इसको चेंज कर सकते हैं अपने रुपये को, हम लोग अपने भारतीय रुपये को दूसरे कॉइन्स में, ठीक। अब भारत में कौन सी निवेश एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकती है? तो ये देखो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1, 2 और 3 दोनों। 1 देखो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 2 व्यक्ति और तीसरा वित्त प्रतिष्ठान, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 199। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? तो यह है द्विमासिक, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 200। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए मानक के रूप में उपयोग करती है? तो वो किस चीज़ में उपयोग करती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CPI संयुक्त के रूप में। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 201। 200 देखो ये भी याद रखना, CPI का फुल फॉर्म क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अभी फुल फॉर्म से इतना क्वेश्चन पूछ रहा है तो जो भी फुल फॉर्म आएगा मैं कोशिश करूँगी कि आपको दिखा दूँ, बता दूँ। और WPI का होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, याद रखेंगे, डोंट बी फॉरगेट, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 201। नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित है? तो वो किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर सी धन का सीमंत व्यय पर, ठीक है। आप चाहो तो इसके जो एक्सप्लेनेशन है उसके नोट्स बना लो जो इम्पोर्टेंट आपको लगे, ठीक है। या फिर जो क्वेश्चन मैं रिपीटेड लिख रही हूँ उसके नोट्स जरूर बना लेना, आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे वहाँ। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 202। अर्थव्यवस्था के में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करता है? तो ये किसको प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी मूल्य स्तर को, ठीक है, मूल्य स्तर को। अर्थव्यवस्था में आर्थिक मूल्य स्तर को रकम एवं मूल्य स्तर में अनुपातिक संबंध होता है, ठीक है। आते हैं 203 में, देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? तो ये निर्यात के समान, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ओके, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 204। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया है अनुदान केंद्रीय बजट के किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? तो ये है राजस्व व्यय, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हम आते क्वेश्चन नंबर 205। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो ये जमा होती है ऑप्शन नंबर सी भारत का सार्वजनिक खाता, ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये NSC का क्या फुल फॉर्म होता है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक। हम आते क्वेश्चन नंबर 206। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? ये सब क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि क्या घाटा बढ़ो, पर इससे क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। 20 साल में 218 क्वेश्चन, तो समझिए हर साल इससे आपको अबाउट 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 206। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? ये देखो ऑप्शन नंबर 1 कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति से। क्वेश्चन नंबर 207। वस्तु कर एवं सेवा कर GST के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या है?
तो ये है ऑप्शन नंबर ए, वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर यानी कर राजस्व जीएसटी से पहले के समान रहे। ठीक, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 208। भारत में कृषि की अवधि होती है फसल वर्ष, तो कौन सी होती है? तो 1 जुलाई से 30 जून, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है। अब ये भी देख लो, इम्पोर्टेंट है। खरीफ फसल जून जुलाई में उगाए जाते हैं, ओके। और इसमें कौन कौन से आते हैं? धान, जूट, मूंगफली, ठीक है। और हम अगर बिहारी हो आप तो बेहतर जानते होंगे। अब देखो बिहारी तो मतलब बिहारी को एक नहीं बोल रही हूँ, पूरे भारत में कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे जितने भी भारत के लोग होंगे सभी को पता है कि लगभग सबको पता होता है कि कौन सी खेती किस समय होती है। रबी फसल है अक्टूबर से नवंबर में उगाए जाते हैं, ओके, तथा फरवरी मार्च में भी काट लिए जाते हैं। गेहूँ, मक्का, आलू ये सब है। और जायद फसल खरीफ और रबी फसल के बीच की अवधि में जो उगाए जाते हैं, जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, टमाटर इत्यादि। 209 में आते हैं 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा के नोट की देनदारी किसकी होती है? तो वो होती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 210। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये सीएसओ। अभी हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन इसे देख सकते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना होती है सीएसओ के द्वारा, याद रखना। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस। जो भी मेरे क्लास देख रहे होंगे ना, उन्हें पता होगा कि यहाँ पे कंटेंट इतना बेस्ट है कि अगर वो अच्छे से तैयारी कर लें तो उनका PYQ पूरा, मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ा है सारा, एक भी PYQ नहीं छोड़ा, पूरा रिलेट करके मैंने सारा का आंसर दिया है। तो प्लीज़ अगर आप लोग यहाँ तक बनती हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेटेड करता है, ओके। मेरी जुबान थोड़ी फिसल रही थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 211। भारत का योजना आयोग, ठीक है, भारत का योजना एक सलाहकार बोर्ड है, ठीक है, एक सलाहकार बोर्ड है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 212। भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? तो ये 1921 को कोई मत भूलना, इसे डाइवर्जन ईयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस मैंने ये सिर्फ अर्थव्यवस्था में इसे मैंने तीसरा बार रिपीटेड देखा, तो हो सकता है कि 72 में भी रिपीट हो जाए, तो इसे डबल स्टार मार्क लगा देते हैं। हम आते हैं 213 में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? तो ये है पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 214। किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण यानी पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो यह है SDR यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। SDR का देखो स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है। SDR को IMF द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया है, ठीक है। और देखो आरंभ में SDR को इतना ग्राम सोने के बराबर निर्धारित किया गया था। भूलना मत, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखो 215। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें गलत ढूंढना है, तो गलत है ऑप्शन नंबर ए। मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा एक आधिकारिक रूप से जारी किए जाने वाला वार्षिक प्रकाशन है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, अरे सॉरी इसमें फुल फॉर्म है तो इसे छोड़ना नहीं है। तो देखो मानव विकास रिपोर्ट यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। और ये देखो जो मानव विकास रिपोर्ट है, ये इसके द्वारा UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें भारत का रैंक 2022 में 132वां था। तो इसे आप लोग याद नहीं रखना, लेकिन इसका जो करंट में UNDP द्वारा रैंक दिया हुआ उससे ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। अब देखो 216 कह रहा है राजकीय घाटा फिस्कल डिफिसिट की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था। तो वो कौन दिया था? तो यह है चलैया समिति के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट। इसे भी मैं डबल स्टार लगा दूं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। जो मेरे सारे क्लास PYQ के क्लास देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि PYQ उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 217 में देखो नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR को किस सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था? तो ये ऑप्शन नंबर डी 25% तक। SLR का फुल फॉर्म देखो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओके।
हम आते क्वेश्चन नंबर 218 और आज का लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन। भारत में वर्ष 2002 से 3 के भुगतान में संतुलन को चालू खाता में धनात्मक रिकॉर्ड प्राप्त किया था। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से संभव व्याख्या माना जा सकता है? तो ये इनमें से सभी, ऑल आर राइट। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है और मैंने पूरे 10 और 20 एंड 28 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करवाए इस क्लास में, वो भी ओनली 15 मिनट में। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए मेरे साथ, मेरे चैनल से जुड़ के। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, कल हम लोग विज्ञान शुरू करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही बड़ा वेटेज। तो जो इस क्लास में बने हुए हो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि मैं जैसे ही क्लास डालूँ आपके तक पहुंच जाए। और थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में और एक अच्छे से मोटिवेटेड फुल जोश के साथ हम फिर से शुरू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।